हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 6। सेशन 5 तक हम पढ़ चुके हैं। आज वर्ड पावर में डीजी जो बुक है सेशन 6 है, और ये स्पेशली जो वीडियो बन रहे हैं हिंदी मीडियम जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों के लिए बन रहे हैं। तो आई होप आप सभी इसके मज़ा ले रहे हो। इनमें कुछ और सुधार करना हो इन वीडियो में या कुछ और डिटेल ऐड करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो सुधार इन वीडियो में ज़रूर करूँगा। आपको क्या समझ नहीं आ रहा वो भी कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उस पर ज़रूर फोकस करूँगा। इस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को और अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको भी। तो चलिए सेशन 6 पढ़ते हैं। सेशन 6 जो हमने सेशन 5 पढ़ा है उसके जो कुछ वर्ड हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ और उनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड हैं उनको जानेंगे आज हम। ठीक, तो वो वर्ड कैसे बने और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड। तो चलिए सेशन 6 क्या है? द स्ट्रेटनर्स। ठीक है, स्ट्रेटनर्स मतलब जो स्ट्रेट करता हो। ठीक है, द जैसे जैसे कि आपको पता है हेयर स्ट्रेटनर आता है। ठीक है, तो जो हेयर स्ट्रेटनर क्या करता है, जो अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए आता है, किसी के कर्ली वाल हैं तो इस तरीके से। द ऑर्थोपेडिस्ट इज सो कोल्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट्स, कोल्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट ऑर्थोस। तो जो ऑर्थोपेडिस्ट है ना, ये जो ऑर्थोपेडिस्ट, ये जो यहाँ पे ये ऑर्थोपेडिस्ट लिखा है ना, ये ग्रीक के किससे बना है? ये ग्रीक के रूट ऑर्थोस से बना है। और ऑर्थोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट और करेक्ट। समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे देखिए, ये ऑर्थोस है। ठीक है, ये ऑर्थोस का मतलब क्या है? वो बोल रहा है ग्रीक वर्ड से बना है और ग्रीक में इसका मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट। तो ऑर्थोस माने ORTHOS। ऑर्थोस माने क्या होता है? स्ट्रेट, STRAGST, स्ट्रेट और करेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा ये डॉक्टर ऑर्थो, मतलब टीवी पर बहुत एडवर्टाइज आती है, ये ऑयल होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट और करेक्ट। ठीक है, तो डॉक्टर ऑर्थो तो कहीं भी अगर ऑर्थो मिल जाए, आपने टीवी पे देखा होगा डॉक्टर ऑर्थो ऑयल। ठीक है, घुटनों जोड़ों का दर्द दूर करे, ठीक है, कमर का दर्द दूर करे, इस तरीके से। तो ये ऐसे वो भी चलता है एडवर्टाइजमेंट। तो ऑर्थो मतलब होता है, ऑर्थो मतलब क्या होता है? ग्रीक का स्ट्रेट, सीधा या करेक्ट या सही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने देखा ऑर्थो मतलब करेक्ट, स्ट्रेट या करेक्ट, ये स्ट्रेट या करेक्ट। और पेडिस मतलब फूट, तो जो पैरों का इलाज, पैरों को सही करता हो, पैरों को स्ट्रेट करता हो या करेक्ट करता हो, उनको सही करता हो, इन शॉर्ट पैरों का जो स्पेशलिस्ट है। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, करेक्ट मतलब किसको स्ट्रेट या करेक्ट करे। पेडोज मतलब पेडिस मतलब क्या? फूट को। और IST मतलब स्पेशलिस्ट। तो जो फूट को करेक्ट या स्ट्रेट करे, मतलब पैरों फुट का जो डॉक्टर होता है उसे हम ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो फुट का डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो हमने समझा कि ये ग्रीक के ऑर्थोस से मिला है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट। जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट और करेक्ट। ठीक, एंड पेडोस, और एक पेडोस होता है ये चाइल्ड वाला। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पेडिस्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जो PAIDOS ये अलग रूट है, इसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, तो और ये अलग रूट है, इसमें जो पेडोस PAD यूज हुआ है। तो ये पेडोस मतलब चाइल्ड होता है। द ऑर्थोपेडिस्ट बाय इटोमोलॉजिकली स्ट्रेटन चिल्ड्रन। एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखिए हम जानते हैं कि पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है। ठीक है, पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है। तो द ऑर्थोपेडिस्ट बाय इटमोलॉजिकली स्ट्रेटन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा, देखिए मैं जो फूट वाला बता रहा था ये पेडोस, ये बोनैया, ये चाइल्ड वाला ही है, लेकिन ये फूट वाला भी इसमें कंबाइंड हो गया। ये बात को मैं आप अब बाद में समझाऊँ, अभी आप यहाँ पे समझिए जो बुक कह रही है कि पेडोस जो है ना, पेडोस माने क्या होता है? चाइल्ड। ठीक है, और ऑर्थोज मतलब क्या होता है? करेक्ट, स्ट्रेट या करेक्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट मतलब हु आर करेक्ट द चाइल्ड या स्ट्रेट द चाइल्ड। जो चाइल्ड को, जो बच्चों को करेक्ट या स्ट्रेट करने में स्पेशलिस्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ से हम और मीनिंग निकालेंगे जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। जैसे
द ऑर्थोपेडिस्ट बाय इटोमोलॉजी स्ट्रेटन चिल्ड्रन, जो बच्चों को स्ट्रेट करता है। द टर्म वॉज कॉइंड इन 1741 बाय द ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट बुक ऑन द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज। तो जो चाइल्डहुड डिसीज के जो प्रिवेंशन है, जो बचाव हैं, ठीक है, जो प्रिवेंशन है, उसकी जो बुक लिखी थी उन्होंने, किसने, ऑथर ने, इस नाम से लिखी थी, द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज, ये इस नाम से लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, ऑर्थोपेडिस्ट। सबसे पहले कब? 1741 में, 1741 में, ठीक है, सन 1741 में द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज बुक में जो ऑथर थे इस बुक के, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, ठीक है। एट दैट टाइम इसको मिटा लें। एट दैट टाइम द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। अब देखिए, मैंने आपको जो बात बताई कि पहले तो ये स्पेशली बच्चों के लिए किया गया था, ऑर्थोपेडिस्ट हु करेक्ट द स्ट्रेट और करेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बुक का ही नाम है द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज, ठीक है, जो चाइल्डहुड, जो बचपन की जो बीमारियां हैं उनके बचाव या उनके निदान, प्रिवेंशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये बात हमने यहाँ पे अभी एक बात समझी कि जो ऑर्थोपेडिस्ट है वो कहाँ पे यूज हुआ था, इस बुक में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। अब जो क्या है, इस जो मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे क्या हुआ, एट दैट टाइम द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। तो जो हमने स्पाइनल है ना, उसके जो कर्वेचर है ना, उसका करेक्शन करने वालों को भी हम क्या कहने लगे, ऑर्थोपेडिस्ट। ये पहले सिर्फ चाइल्ड के लिए उपयोग होता था, लेकिन अब हर एक एज के पर्सन के लिए, हर एक एज का जो व्यक्ति है उसकी अगर स्पाइनल कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम है और उसका अगर कोई करेक्ट कर रहा है, कोई इसको स्ट्रेट कर रहा है, उसका करेक्शन कर रहा है, तो उसे भी हम आजकल ऑर्थोपेडिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। इन करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन वाज अ मेन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिशनर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। टुडे देखिए, अब ये क्या है, ये स्पेशली किसके लिए किया गया था उस समय, जो बच्चों की स्पाइनल कर्वेचर था ना बच्चों का, ठीक है, चाइल्ड का, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया गया था कि ये कौन सही करता है, ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन अब क्या हो गया, टुडे, देखिए यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है टुडे, मैंने थोड़ा आगे पीछे समझा दिया है मेरे दिमाग से, ठीक है, इस बुक के हिसाब से अब बताया इन्होंने। टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट डिफॉर्मिटीज, ठीक है, इंजरीज, जो इंजरीज होती हैं, जो एंड डिसीज़, और जो बीमारियां होती हैं। देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ईज मतलब क्या होता है, ईज मतलब ईजी, जैसे ईजी होता है ना आसान, ठीक है, जैसे ईज मतलब आसान तरीके से, और डिस ईज मतलब ये डिस लग गया, यहाँ पे देखिए ये डिस लग गया, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग दर्शा रहा है। डिस ईज मतलब आप वेल नहीं हैं, आप सही नहीं हैं, तो मतलब आप बीमार होंगे, आप अनकम्फर्टेबल होंगे, अनवेल होंगे, इल होंगे, तो इसलिए बीमारी को डिसईज कहते हैं, ठीक है, डिसीजेज ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स। तो जो हड्डियां हैं और जो जोड़ हैं, हड्डियां और जोड़ के जो इंजरीज हैं, डिसीज़ हैं, डिफॉर्मिटीज़ हैं ऑफ अडल्ट। देखिए अब यहाँ पे बात कर दी ना उन्होंने ऑफ अडल्ट, जब से बच्चों के लिए बोल रहा था, लेकिन अब अडल्ट की बात यहाँ पे कर दी है। ऑफ अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, वयस्कों के लिए भी और जैसा कि बच्चों के लिए भी, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफन बाय सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स, ये कभी कभी क्या है ऑपरेशन भी कर देते हैं, अगर हमारे घुटने की प्लेट इधर उधर हो जाती है या कर्वेचर गड़बड़ हो जाता है, तो ये सर्जिकल प्रोसीड्यूर भी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थोपेडिक। तो अब कभी क्वेश्चन आया, हु फिक्स्ड द योर स्पाइनल कर्वेचर, या हु फिक्स द स्पाइनल कर्वेचर, मतलब स्पाइनल कर्वेचर जो है इसको करेक्ट कौन करता है, तो आप कहेंगे ऑर्थोपेडिक। आप कैसे समझेंगे, आपने कहा ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, पेडोस मतलब फूट, या चाइल्ड भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीनिंग के लिए लिया गया है। तो जो बच्चों को करेक्ट स्ट्रेट करता है, बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर, ठीक है, बोन्स जॉइंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक। और आजकल ये वयस्कों एडल्ट के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है, एवरी एज एवरी जेंडर के लिए, ठीक है। ऑर्थोडोंटिया, अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है ऑर्थोडोंसिया, द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। देखिए
यहाँ पे थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। 1 मिनट में इसको रीचेक करता हूँ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तो देखिए कहाँ पे दोस्तों हम देखिए, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्थोपेडिक लिखा है ना, ये जो ऑर्थोपेडिक, ये ऑर्थोडोंसिया, सॉरी ये ऑर्थोडोंसिया लिखा है ना, तो इसको आप करेक्ट कर लें। ये लिखा आएगा ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। ये बुक में ये CS कर लेना, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक्स, ये ऑर्थोडोंसिया नहीं है, ये ऑर्थोडोंटिक्स है। क्या है ये, इतना तो ऑर्थोडोंटिक तो ये सही है, टी तक, टी के बाद कर लेना ऑर्थोडोंटिक, TI भी सही है, बस ए को हटा के CS लगा लेना, ए को हटा के क्या लगा लेना, CS। तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। यही गड़बड़ थी, मैं इसलिए मुझे अजीब सा लगा। तो जो ऑर्थोडोंटिक्स है ना, ये ऑर्थोडोंटिक्स हो गया। द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, तो हमने देखा कि जो ऑर्थोडोंटिक्स होता है, ठीक है, डोंटिक्स, तो हमने कहा जो ऑर्थोडोंटिक्स होता है ना, ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट, ये डोंटोस है ना, ये ओडोंटोस, ये होते हैं टूथ। तो जो टूथ को, जो दांतों को सही करे वो कौन, ऑर्थोडोंटिक्स। तो देखिए हम समझेंगे आगे। ऑर्थोडोंटिक्स ये CS कर लेना, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक्स ये TI तो सही है, ए को हटा के बस CS कर लेना। ऑर्थोडोंटिक्स द स्ट्रेटनिंग ऑफ टूथ, जो टूथ को स्ट्रेटनिंग करता है, इज बिल्ट ऑन ऑर्थोस, ये ऑर्थोस प्लस किससे बना है, एडोंटोस, एडोंटोस माने टूथ। तो जैसे कि हम टूथ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में कहते हैं दांत, तो वैसे इसको किस में अगर रूट में कहा जाए तो इसको अडेंटोस, ठीक है। अब ये लेटिन है, ग्रीक रूट है, ये आगे पता चलेगा, ठीक है। तो हमने कहा अडेंटोस को क्या कहते हैं, टूथ को क्या कहते हैं, अडेंटोस। तो हमने कहा जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि ऑर्थोडोंटिस्ट है, तो ऑर्थो मतलब क्या होगा, या करेक्ट या स्ट्रेट। यहाँ पे जो अडेंटोस है, शॉर्ट में डोंटिस्ट, डोंट अकेला लिख दिया उन्होंने, ये हटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो स्ट्रेट करेक्ट, और डोंटोस मतलब टीथ। तो जो दांतों को करेक्ट या टीथ करने में स्पेशलिस्ट हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट। इन शॉर्ट जो दांतों का डॉक्टर हो उसे आजकल क्या कहने लगे हैं, डेंटिस्ट। आपने ये तो सुना ही होगा डेंटिस्ट। तो आप ये डेंट देख रहे हो ना, ये इससे ही बना है ओडोंटोस, टीथ, डेंट, ये बन गया डेंट मतलब टीथ, और IST मतलब स्पेशलिस्ट। तो शॉर्ट में आजकल डेंटिस्ट कहने लगे हैं, पर इसका जो सही नाम है वो क्या है, सही नाम क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। स्पेशलाइज इन इम्प्रूविंग योर बाइट, आपकी जो बाइट है उसको इम्प्रूव, स्पेशलाइज होता है किसमें, आपकी इम्प्रूव करने में, क्या, आपकी बाइट। अब ये दोस्तों बाइट क्या होती है दोस्तों, हम काटना, मतलब दांतों से कोई चीज़ काटते हैं ना, उसे बाइट कहते हैं। जैसे कि डेयरी मिल्क को आपने ऐसे मुंह में एक बार काट दिया तो ये बाइट हो गई एक तरीके से। आपने एप्पल लिया, एप्पल में मुंह मार दिया, एक मतलब एक कौर खा लिया, तो ये बाइट, ठीक है। एक कौर को शायद हम बाइट कहते हैं, ठीक है। बाइट रिट्रेक्टिंग बक टीथ, ठीक है, जो टीथ का जो बक है, ठीक है, जैसे कि हमारे ये फिक्स्ड पैटर्न में टीथ हैं, इनको रिट्रैक्टिंग करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने देखा हो किसी किसी के दांत बाहर ही होने लगते हैं, तो उनमें वो तार से कुछ करके मर देते हैं पूरे, ये जो दांत होते हैं उनमें तार तार लगा देते हैं एक समय के लिए, कुछ ब्रासेस लगा देते हैं और फिर कुछ समय बाद खोलते हैं, तो मतलब उनको सिस्टमेटिक पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है। रिटेटिंग बक टीथ एंड बाय मीन ऑफ ब्रासेस एंड अदर टेक्निक्स सीइंग टू इट दैट एवरी मोलर। अब देखिए यहाँ पे ये मोलर है, एवरी मोलर, प्रत्येक मोलर। अब यहाँ पे जो मोलार है, ठीक है, मोलार भी पढ़ सकते हैं, मोलर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोलार पढ़ें। यहाँ पे जो मोलार है इसका मतलब क्या है, जो दोस्तों मोलार मतलब होता है, आपको पता, सब जानते हैं लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं। ये मोलार मतलब है दाढ़, जो अपने मुंह में जो दाढ़ होती है ना, जो पीछे की तरफ ये जो चौड़े चौड़े फ्लैट टीथ होते हैं, ये पीछे की तरफ होते हैं अपने मुंह में, ऊपर नीचे सबसे पीछे, ये दाढ़ या दाढ़ बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो उसे ही हम मोलार, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, मोलार या मोलर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, MOLAR, ठीक है, मोलर या मोलार। तो ये दाढ़ को बोलते हैं। तो आपका जो
आपकी दाढ़ में कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर दाढ़ दर्द कर रही है, दाढ़ हिल रही है या दाढ़ में कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रेट करवाना है, उसको सही करवाना है, तो ये ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये तो मोलर हो गई दाढ़। इंसाइजर, इंसाइजर क्या होता है, इंसीजर भी पढ़ सकते हो और इंसाइजर भी। तो इंसाइजर क्या होते हैं दोस्तों, इंसाइजर भी आप सब जानते हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। इंसाइजर दोस्तों वह होते हैं जो हमारे आगे के जो दांत होते हैं ना, जो बड़े बड़े, जैसे कि स्पेशली ये दो दांत होते हैं जो आगे के, दो ऊपर के जो दांत होते हैं वो हर एक इंसान में, मतलब 90% इंसान के थोड़े बड़े होते हैं। मतलब मेरे तो हैं, आपका पता नहीं, ये बाकी दांतों से ये थोड़े बड़े होते हैं, नुकीले भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। स्पेशली ये होते वैसे चार हैं, चार ऊपर चार नीचे, पर क्या कहते हैं, जो आगे के जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसे हम इंसाइजर कहते हैं। ठीक है। ऐसे ये बाय बाय बाई कस्पिड, देखिए बाई मतलब टू और कस्पिड मतलब एक तरीके से ये भी एक तरीके का दांत है जिसमें दो मुंह हो, दो मुंह का दांत। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा तो दाढ़ से थोड़े आगे आते हैं तो एक एक दांत होता है। ठीक है। अब फील करना, तो उसे वो है बाई कस्पिड। ठीक है, मुझे कहना भी नहीं आ रहा, बाई कस्पिड। ठीक है। एट्सेट्रा इज एग्जैक्टली वेयर इट बिलोंग्स इन योर माउथ, ये सब कहाँ बिलोंग करते हैं, आपके माउथ में, आपके मुंह में हैं ये सब। ये यहाँ पे भी मोलार, इंसाइजर, बाइकस्पिड एट्सेट्रा एग्जैक्टली वेयर इट बिलोंग टू इन योर माउथ, इनका कोई भी इलाज करे वो कौन है, और ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक कौन इलाज करता है, मतलब ये एडजेक्टिव है वैसे तो ये ऑर्थोडोंटिक्स, और इन सब का जो स्पेशलिस्ट होता है वो होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। डेंटिस्ट का मतलब अब आपको समझना नहीं है, डेंटिस्ट मतलब दांतों का स्पेशलिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट भी दांतों का स्पेशलिस्ट। ठीक है। और ऑर्थोडोंटिक मतलब जो इनको रिप्रेजेंट करे, इनकी जो विशेषता है, मोलार को, मोलार में वैल्यू ऐड करे, ऑर्थोडोंटिक मोलार। ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिक मतलब एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन की विशेषता को दर्शाता है, एडजेक्टिव। ठीक है। तो मोलार मतलब ये दाढ़ है, दाढ़ एक नाउन है, तो ये ऑर्थोडोंटिक उसके आगे लग सकता है। ठीक है। आगे चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। इन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे अभी एक्सरसाइज में, मैंने और हर चीज़ आपको समझा ही दी है। बस आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ऑर्थोडोंटिक इसका मतलब क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट। आप इतना तो समझ ही गए कि ये सब का मतलब सीधा सा है दांतों से रिलेटेड, बस इतना ही आपको अभी समझाना था। ठीक है। अब चलिए आगे। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्या हो गया था, माइक हट गया था शायद। आई होप जो वॉइस है वो क्लियर आई होगी। ठीक है। मुझे खुद आइडिया नहीं है कैसी वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी, पर मैंने अब कनेक्ट कर लिया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जो भी हुआ ठीक, अब आगे हम माइक लगा चुके हैं। द हार्ट, जो हार्ट होता है तो उससे रिलेटेड, तो हार्ट देखिए, हार्ट, द हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं ना, हृदय विशेषज्ञ, उन्हें क्या बोलते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कैसे, हमने कहा ग्रीक का जो कार्डिया है ना, ग्रीक का जो कार्डिया है ना, इसका मतलब होता है हार्ट। ग्रीक का जो कार्डिया है ना, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट। ग्रीक का जो कार्डिया है ना, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट। तो और लोगोस को हम जानते हैं साइंस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है कार्डियो, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है कार्डियोलॉजिस्ट, तो हमने कहा कार्डिया, तो मतलब ये देखिए इस होता KARDI है, पर यहाँ पे C का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रखें ग्रीक में K और ऐसे इंग्लिश में हम इसका C में यूज करते हैं कार्डिया का। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्डिया है ये तो हो गया क्या, हार्ट, और LOG मतलब साइंस, और IST मतलब नाउन। तो जो हृदय की विज्ञान में स्पेशलिस्ट हो, एक्सपर्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। द स्पेशलिटी इज कार्डियोलॉजी, और ये स्पेशलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी। अगर आपने कार्डियोलॉजी की है तो यू आर कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। द एडजेक्टिव क्या हो जाता है, कार्डियोलॉजिकल। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, हमने कहा कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो हमने कहा नाउन है, IST मतलब पर्सन है ये। हमने अब यहाँ पे कह दिया कार्डियो, ध्यान देना, कार्डियोलॉजी, तो ये क्या बन गई, स्पेशलिटी। ठीक है। अब मैंने कहा कार्डियोलॉजिकल,
कार्डियो कार्डियोलॉजिकल, तो ये क्या बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि ICL। तो ये नाउन, ये प्रैक्टिस या साइंस, और ये एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये कार्डियोलॉजी और ये कार्डियोलॉजिकल। समझ गए। कार्ड इतना याद रखना है, कार्डिया मतलब हार्ट होता है। तो कहीं भी जैसे कि आप देखिए कितने वर्ड बनेंगे यहाँ से, जैसे कि अगर कहीं पे भी लिखा गया, देखिए जैसे कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कार्डियो मतलब हार्ट होता है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, कार्डियोग्राफ। तो इस तरीके से आप कार्डिया वर्ड अगर आप जान गए हार्ट होता है, तो आप हर वर्ड जिसमें भी एक कार्डिया लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल। सो अ कार्डियक, अब देखिए अकार्डियक हमने कहा हार्ट रिलेटेड है। कार्डियक कंडीशन रेफर टू सम मेल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो हम अगर कहें कि भाई उसकी कार्डियक कंडीशन है, तो कार्डियक कंडीशन मतलब होता है जो सम मेल फंक्शनिंग। अब मेल मतलब यहाँ पे होता है बेड, तो जो हार्ट का जो बेड फंक्शनिंग है, जो हार्ट की कंडीशन जो बेड खराब कंडीशन है, उसे हम कार्डियक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्डियक हैं ऑफ द हार्ट। अ कार्डियोग्राम, देखिए मैंने जैसे कि अभी बताया था, अ कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। तो जो हार्ट बीट है, ठीक है, जो उनको इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड है उसे इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करे, वो कौन? कार्डियोग्राम। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कार्डिया मतलब मैंने आपको बताया था हार्ट, और आप यहाँ पे समझ जाएंगे हार्ट से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, द इंस्ट्रूमेंट द प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट, और वह इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोड्यूस करता है दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ कार्डियोग्राफ। तो देखिए ये दो वर्ड हैं, इनमें कंफ्यूज ना हो, एक तो कार्डियोग्राम और एक तो कार्डियोग्राफ। ये थोड़े सिमिलर से हैं, इनमें डिस्टिंक्ट करना थोड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी सर्च करेंगे तो इसका मतलब ये आएगा हृदय का जो मशीन है उनके बारे में। लेकिन कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में थोड़ा अंतर होता है। देखिए उन्होंने लिखा है कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है उसका जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस है उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट और जो यंत्र है जो काम करता है वो कार्डियोग्राफ कहलाता है। समझ गए? गुड। चलिए अब हम आगे काम करते हैं। द नर्व सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है। द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट ड्राइव फ्रॉम ग्रीक न्यूरॉन। न्यूरोलॉजिस्ट किससे बना है? जो नर्व का स्पेशलिस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, वो किससे बना है? ग्रीक का जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन मतलब क्या होता है? नर्व। जो ग्रीक इंग्लिश का जो नर्व है वो ग्रीक के न्यूरॉन से बना है, प्लस लोगोस मतलब साइंस। तो आपने देखा कि भाई ये न्यूरो है, ये तो होगा या नर्व, और लोगोस मतलब साइंस, और IST मतलब पर्सन। तो जो है वह पर्सन जो नर्व का स्पेशलिस्ट हो वो न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा नर्व और प्लस लोगोस साइंस। ठीक है, और ये न्यूरॉन का नर्व स्पेशलिटी, और जो स्पेशलिटी है वो क्या कहलाएगी? न्यूरोलॉजी। ठीक है, आपने न्यूरोलॉजी की है तो आप कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ये न्यूरोलॉजी, ठीक, बाय लग गया, एडजेक्टिव ICL लगा दिया, ये न्यूरोलॉजिकल। अब जैसे कि इससे और भी न्यूरॉन से और भी वर्ड बने, हमें बस इतना याद रखना है, न्यूरॉन मतलब क्या होता है? नर्व। बस इससे अगर इतना याद रख लिया तो बहुत सारे वर्ड का मीनिंग आप देखते से ही पता कर लेंगे जहाँ भी नर्व न्यूरॉन लगा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहीं आपको मिल गया वर्ड पढ़ते पढ़ते न्यूरल्जिया। अब न्यूरल्जिया क्या होता है? न्यूरल्जिया क्या होता है दोस्तों? न्यूरल्जिया जो होता है, या न्यूरल्जिया पढ़ता हूँ मैं इसको, न्यूरल्जिया भी आप पढ़ सकते हैं। न्यूरल्जिया क्या होता है? इज एक्यूट पेन, एक तीव्र दर्द होता है अलोंग द नर्व, जो नर्व में होता है, एंड देयर ब्रांचेस, नर्व और उसकी जो शाखाएं हैं उसमें एक तीव्र दर्द होता है, उसे हम न्यूरल्जिया कहते हैं। ये दोस्तों बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों के साथ होती है। शायद आपके टच में कोई होगा जिसको न्यूरल्जिया होगा। उसके नर्व, दिमाग की जो सिर का जो नर्व होती है एक, और उसकी ब्रांचेस में एकदम एक्यूट पेन होने लगता है, एकदम तीक्ष्ण पेन होने तीक्ष्ण दर्द होने लगता है, तीव्र दर्द। ठीक है, इट एक्यूट पेन है अलोंग विद द नर्व्स देयर ब्रांचेस, द वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूरॉन प्लस एल्गोस। तो यहाँ ये कहाँ से बना? हमने कहा न्यूरो, तो हम समझ गए ये नर्व होती है, लेकिन ये एल्जिया क्या है? तो हमने कहा ये न्यूरॉन
तो हमें पता है नर्व है, लेकिन एल्गोस जो है ना उसका मतलब होता है पेन। तो एल्गोस मतलब क्या होता है? पेन। तो यहाँ पे जो लास्ट में ALG लिखा है ना, ये मतलब है पेन। तो न्यूरल्जिया मतलब नर्व का पेन, न्यूरल्जिया मतलब नर्व का पेन, क्योंकि न्यूरॉन मतलब हो गया नर्व, और जो अल्जिया है एल्गोज, एल्गोज मतलब पेन। समझ गए? तो न्यूरल्जिया मतलब नर्व का पेन, दिमाग, सिर दर्द, एक तरीके से एक अलग तरीके का सिर दर्द होता है, ठीक है, न्यूरल्जिया जिस सिर में नर्व में होता है। अब यहाँ पे है न्यूरिटिस। न्यूरिटिस क्या होता है? न्यूरिटिस, तो न्यूरिटिस क्या होता है, इस बात को आप न्यूरिटिस भी पढ़ सकते हैं, न्यूरिटिस या न्यूरिटिस, ठीक है, इसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं न्यूरिटिस, और इसको पढ़ सकते हैं नूरिटिस, ठीक है। नूर या न्यूर आपके हाथ में है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो न्यूरिटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व। जो न्यूरिटिस होता है वो क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, ठीक है। न्यूरिटिस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो नर्व में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरिटिस, न्यूरिटिस, ठीक। और अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस, अब न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस कंबाइन न्यूरॉन, हम जानते हैं न्यूरो विथ ओसिस, इसमें क्या लगा है लास्ट में? ये ओसिस, ये देखिए ओसिस लगा है। तो ये जो ओसिस है ये किससे बना है? ये ओसिस, ये है ओसिस, ये ओसिस अ सफिक्स मीनिंग एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन, मतलब एक तरीके से एबनॉर्मल भी एक तरीके से बीमारी स्थिति या डिसीज़ कंडीशन, जो बीमारी स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस। तो जो नर्व की बीमारी स्थिति है, एबनॉर्मल और डिसीज कंडीशन, इज नॉट डिस्पाइट इट्स इटोमोलॉजी अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व, बट रेदर एज डिस्क्राइब बाय द लेट एरिक बर्न अ साइकाट्रिस्ट एंड इलनेसेस। इलनेसेस कैरेक्टर, देखिए ये न्यूरोसिस है, अब इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे ये नर्व से रिलेटेड होगी, तो इसका काम कौन करेगा? न्यूरोलॉजिस्ट करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे न्यूरोलिसिस और अलग बात है। यहाँ पे देखिए न्यूरोसिस क्या है? कंबाइन न्यूरॉन एंड ओसिस अ सफिक्स मीनिंग एबनॉर्मल डिसीज कंडीशन इज नॉट डिस्पाइट इट्स ईटोमोलॉजिकली। यह जो ईटोमोलॉजी है इसको फॉलो नहीं करती, जैसे कि आप कहें न्यूरोलॉजिस्ट होगा, नहीं, a disorder of the nerve but rather as described by the late Eric Berne। ये जो लेट एरिक बर्न है ये साइकाइट्रिस्ट हैं। an illness characterized by excessive use of energy for unproductive purpose so that personality development is hindered or stopped। a man who spend most of time worrying about his health। देखिए न्यूरोसिस है क्या? न्यूरोसिस जो है ना दोस्तों, एक तरीके से डिसीज कंडीशन है नर्व की। ये कब होती है? कब होती है? जब हम किसी अपनी एनर्जी को, एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, हम किसी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें न्यूरोसिस हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं किसी अनप्रोडक्टिव चीज़ में, जैसे कि खूब ज़्यादा टेंशन करना, ब्रेन करना, कोई मतलब गलत काम करना, एक तरीके से एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, सो दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज हिंडर्ड और स्टेप। सो हमारी जो पर्सनालिटी है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, एक तरीके से रुक जाता है या स्लो स्लो बढ़ता है। अ मैन हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरीइंग अबाउट हिज हेल्थ, और वह व्यक्ति, अ मैन एक व्यक्ति, हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वह अपना ज़्यादातर जो समय है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरीइंग, चिंतित करने में, उसकी टेंशन करने में, अबाउट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ की टेंशन करने में स्पेंड करता है। जैसे कि आप में से भी बहुत होंगे जो अपनी हेल्थ की चिंता करते होंगे कि मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ या इन ऑल, और मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो यही सोचते रहते हैं, अपनी हेल्थ के लिए चिंतित रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, मैं अच्छा फिट क्यों नहीं हूँ, बेल क्यों नहीं है, इन ऑल। काउंटिंग हिज मनी, और अपने पैसे को गिनते रहते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं, मैंने तो देखा है कि मतलब पता है कि रुपए कितने हैं और रखे हैं, तब भी उनको बार बार गिनते हैं। आज गिन लिया, फिर कल गिनेंगे, फिर क्यों आधे घंटे बाद गिनने लगे, 5 मिनट बाद गिनने लगे कि कितना है, बैंक में कितना है, मतलब बार बार। जैसे किसी किसी के साथ होता है ऐसा कि भाई पेपर दे के आता है तो वो नंबर बार बार जोड़ता है, बार बार जोड़ता है, बार बार जोड़ता है, ठीक है, जबकि आना है उतने आना ही है, लेकिन बार बार जोड़ता है, थिंकिंग करता है और बार बार जोड़ता है, घटा के जोड़ता है, बढ़ा के जोड़ता है, इन ऑल। काउंटिंग हिज मनी, ठीक है। प्लॉटिंग रिवेंज, और ये अपने मतलब रिवेंज एक तरीके से होता है दोस्तों बदला, ठीक है, बदला
या बदला, या क्या कहते हैं रिवेंज, हाँ इस तरीके से ही होता है कुछ, बदला, रिबेल ये, और रिवेंज बदला ही तरीके से होता होगा कि किसी ने आपको बुरा कर दिया, आप भी उसका बुरा करने का सोचें, ठीक है। और वॉशिंग हिज हैंड, और वह अपने हाथ को धोता रहता है। जैसे कि किसी को अभी कोरोना में तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, ये वैसे अच्छा है कोरोना के टाइम पे, लेकिन कोई कोई बहुत ज़्यादा हाथ धोता है बिना बात के, हर थोड़ी देर में हाथ धोए, हर थोड़ी देर में हाथ धोए, ठीक है। वो कंडीशन भी न्यूरोसिस हो जाती है। अगर कोई अपने मनी पैसे को बार बार गिनता ही रहता है, वो भी एक न्यूरोसिस कंडीशन है। अगर आप हेल्थ के लिए ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में दिन रात सोचते हैं, तो आप एक न्यूरोसिस हैं, न्यूरोसिस से इफ़ेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप अपने अनप्रोडक्टिव वर्क में ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अनप्रोडक्टिव वर्क कुछ भी हो सकता है जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको न्यूरोसिस होने के चांस हैं, ठीक है। कैन होप फॉर लिटिल इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, जिससे कि आशा रहती है किसकी, छोटी सी लिटिल इमोशनल ग्रोथ, जो हमारी इमोशनल ग्रोथ है वो लिटिल होने की, ठीक है। न्यूरोटिक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा न्यूरल्जिया। हमने कहा नर्व का जो पेन है उसे न्यूरल्जिया कहते हैं, एक एक्यूट पेन होता है नर्व में। फिर हमने पढ़ा न्यूरिटिस। न्यूरिटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व। दोस्तों इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन एक तरीके से नर्व की कंडीशन होती होगी कुछ, इन्फ्लामेशन मतलब, हाँ इन्फ्लामेशन दोस्तों हम कह सकते हैं जैसे कि सूजन वगैरह आना, सूजन, नर्व में सूजन आ जाती है, जैसे कभी कभी हिंदी में बोलते हैं गूम पड़ जाता है, हमारे सिर में गूम पड़ना, इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा सूजन आना, नर्व का फूलना, लाल होना, उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो न्यूरिटिस मतलब इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स। और न्यूरोसिस आप समझ ही गए, न्यूरोसिस अभी जब हम पढ़ रहे हैं वही न्यूरोसिस है, ठीक है। और न्यूरोटिक, अब ये आ गया न्यूरोटिक, इज बोथ द एडजेक्टिव फॉर्म एंड द टर्म ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। तो जो न्यूरोसिस से जो सफ़र करता है वो कौन कहलाता है, न्यूरोटिक। जैसे कि मान लो किसी को प्रॉब्लम है न्यूरोसिस से, उसे न्यूरोसिस है, तो वो पर्सन को आप क्या बोलोगे, ही इज न्यूरोटिक, ठीक है, वह न्यूरोटिक है, ठीक है। या और इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे कि एब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे कि न्यूरोटिक कंडीशन, उसकी अवस्था न्यूरोटिक है, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द माइंड। अ न्यूरोसिस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस। जो न्यूरोसिस है ना वो एक रूप नहीं है किसका, मेंटल अनबैलेंस, जो दिमागी अस्थिरता है उसका जो फॉर्म नहीं है। अब फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, जो फुल मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, कोल्ड साइकोसिस, उसे हम साइकोसिस बोलते हैं। न्यूरोसिस तो एक क्या है, थोड़ा बहुत मेंटली एक तरीके से अपनी हेल्थ की चिंता करना और पैसे बार बार करना, एक न्यूरोसिस है। फुल मेंटल अनबैलेंस नहीं है ये, मतलब फुल मेंटल अनबैलेंस नहीं है ये मतलब नॉर्मल होते हैं ये न्यूरोसिस वाले पीपल। लेकिन अगर कोई फुल मेंटली अनबैलेंस है, एकदम मेंटली अनबैलेंस ही है, बैलेंस ही नहीं है, अब फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर कॉल्ड साइकोसिस, तो हम उसे क्या कहेंगे, साइकोसिस। तो वो कौन है, साइकोसिस। तो आप समझ जाना न्यूरोसिस और साइकोसिस में अंतर क्या है, ये मस्ट है समझना, ठीक है। साइकोसिस, अ वर्ड बिल्ट और ग्रीक साइकी, तो ये किससे बना है, ग्रीक का जो साइकी है ना, ग्रीक का जो साइकी है, ग्रीक के साइकी से बना है। अब ये क्या हो गया, हाँ तो ग्रीक का जो साइकी है ना, ग्रीक का जो अरे यार, हाँ पेन ही नहीं चल रहा ग्रीक का जो साइकी है ना, साइकी मतलब होता है स्पिरिट या सोल और माइंड। तो साइकी मतलब क्या होता है, स्पिरिट सोल माइंड। साइकी मतलब क्या होता है, स्पिरिट सोल माइंड। साइकी मतलब क्या होता है, स्पिरिट सोल माइंड। तो जो साइकी है, PSYCHE, साइकी, इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिट या सोल या माइंड। स्पिरिट सोल माइंड को हम क्या कहते हैं, साइकी। स्पिरिट सोल माइंड को हम ग्रीक में क्या कहते हैं, साइकी। तो अगर आपको सोल, स्पिरिट या माइंड की बात करना है तो आप ग्रीक में उसको क्या कहेंगे, साइकी। तो आपने क्या देखा, साइकी को स्पिरिट, सोल या माइंड बोलते हैं। प्लस ओसिस, और ओसिस मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशन। तो अ ट्रू साइकोटिक हैज़ लॉस्ट
कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। तो जो ट्रू साइकोटिक होता है, हमने देखा अभी कौन होता है, हमने देखा एक न्यूरोटिक होता है। तो न्यूरोटिक तो आप समझ गए कौन होता है, जो ऐसा सोचता रहता है बस, हेल्थ की चिंता, पैसे बार बार गिनना, ठीक है, इस तरीके से ओवर थिंकिंग करना, अनप्रोडक्टिव कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वो न्यूरोटिक होता है। अब एक आ गया साइकोटिक, ठीक है, एक आ गया ये साइकोटिक। तो साइकोटिक क्या होता है, अ ट्रू साइकोटिक, एक सच्चा साइकोटिक वह है। अब इसमें भी ट्रू फॉल्स वाली कौन सी बात आ गई। अ ट्रू साइकोटिक हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। जो ट्रू साइकोटिक होते हैं ना, वो अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देते हैं रियलिटी के साथ, मतलब उन्हें वास्तविकता से एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो रियल चीज़ होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उससे। हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, वास्तविकता से कनेक्ट लॉस्ट हो जाता है उनका। एट लीस्ट विथ रियलिटी एज मोस्ट अस परसीव इट, ठीक है, थ्रो नो डाउट साइकोटिक, नोट दैट दिस वर्ड लाइक न्यूरोटिक इज बोथ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। तो हमने देखा न्यूरोटिक वो होते हैं, साइकोटिक वो होते हैं जिनका जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो लॉस्ट हो जाता है एक तरीके से, मतलब उनके लिए रियलिटी मायने नहीं रखती। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, जैसे कि साइकोटिक मान लो बिना कपड़ों के किसी कॉलोनी में घूम रहा है, ठीक है, तो अब रियलिटी क्या है कि लोग बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए, पर साइकोटिक रियलिटी से जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, उसे रियलिटी का जो कांटेक्ट लॉस हो चुका है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब, ठीक है। जैसे कि रियलिटी ये है कि उसको एक तरीके से समाज के कल्चर सभ्यता का पालन करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा है, मतलब वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो साइकोटिक है, मतलब एक तरीके से हाफ माइंडेड टाइप, ठीक है, साइकोटिक। न्यूरोटिक इज बोथ अ नाउन एंड, और जो साइकोटिक है ये नाउन भी है और यही क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो पीपल होते हैं, पीपल हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ रियलिटी, इनके जो खुद की एक दुनिया होती है, एक तरीके से इस दुनिया को छोड़ के इनकी एक खुद की दुनिया बन जाती है। जैसे कि आपने देखा हो कभी कभी कोई हंसता है अपने आप बिना किसी बात का, कोई मतलब साइकोटिक, जबकि कोई हंसी वाली बात नहीं है, वो हंसता ही रहता है अपने आप में। कभी कभी आपने देखा हो वो खुद से ही बात करते रहते हैं, खुद से ही बात करते रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि मानो इनके सामने कोई खड़ा हो, वे उससे बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी वो एक अलग दुनिया हो जाती है, उनका एक रियलिटी हो जाती है, उनके लिए वो सब एक रियलिटी लगने लगता है। अपनी नज़रों में तो वो पागल लगते हैं, लेकिन उनके लिए वही रियलिटी है, ठीक है। अपनी जो रियलिटी है ना, वो उनके लिए रियलिटी नहीं है, अपन उन्हें पागलपन लगते हों, लेकिन उनकी जो दुनिया हो जाती है ना, वो उनकी ओन रियलिटी है, उनका ओन वर्ल्ड है, ठीक है। बिल्ट ऑन साइकी प्लस आइटेरिया, तो हमने कहा साइकी, ठीक है, माइंड स्पिरिट सोल, साइकी प्लस आइटेरिया मेडिकल हीलिंग। आइटेरिया क्या कहते हैं, मेडिकल हीलिंग। अ साइकेट्रिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट बाय एटोमोलॉजी इज माइंड हीलर। तो जो माइंड का हीलर हो, जो माइंड की समस्या को ठीक करे, दिमाग को सही करे। अब माइंड हीलर दिमाग की अवस्था को सही करे, ठीक है। द स्पेशलिस्ट इज साइकेट्री, और इस स्पेशलिटी को क्या बोलते हैं हम, साइकेट्री। इस स्पेशलिटी को क्या बोलते हैं हम, साइकेट्री, ठीक है। द एडजेक्टिव इज साइकेट्रिक, और इस एडजेक्टिव क्या बोलेंगे, साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिस्ट, साइकेट्री, साइकेट्रिक। साइकेट्रिस्ट क्या होगा यहाँ पे, नाउन हो गई, ठीक है। साइकेट्री मतलब प्रैक्टिस या स्पेशलिटी, और साइकेट्रिक मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन सब का यूज कहाँ कहाँ होता है, नाउन का कहाँ, इसका कहाँ, ये सब हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक। पेडियाट्रिक्स, तो पेडियाट्रिक्स क्या होते हैं, पेडियाट्रिक्स एज यू नो इज ऑल्सो बिल्ट ऑन आइटेरिया। तो ये हमने देखा पेडी, ठीक है, और ये आइटेरिया, IATRI। तो आइटेरिया ऑल्सो बिल्ट ऑन आइटेरिया इज अ पोडियाट्री discuss in the next chapter, and geriatrics the especially dealing with the particular medical need of elderly, ठीक है। तो हमने कहा पेडियाट्रिक तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एक्सरसाइज में और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक नया वर्ड दिया है, जेरिएट्रिक्स। तो जेरिएट्रिक क्या होते हैं, हमने कहा आइटेरिया मतलब तो होती है मेडिकल हीलिंग, लेकिन जेरी मतलब क्या होता है। अगर जेरी मतलब हम समझ गए तो हम समझ जाएंगे किसकी मेडिकल हीलिंग की बात कर रहा है, किसका चिकित्सक उपचार या इलाज की बात कर रहा है, ठीक है। तो जेरिएट्रिक्स क्या होते हैं,
जेरियाट्रिक्स द स्पेशलिटी डीलिंग विद द पर्टिकुलरली मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली। तो जो एल्डरली होते हैं, एल्डरली मतलब एक तरीके से कह देते हैं बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग, जैसे कि हम एल्डरली हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे दादा दादी एल्डरली हो सकते हैं। उनकी जो कंडीशन है, जो बुढ़ापे की, ओल्ड एज की जो कंडीशन है, उनकी जो मेडिकल नीड है, उनकी जो मेडिकल कुछ स्पेशल नीड होती है, जैसे आपने देखा होगा कि वो गोली दवाई नहीं खा सकते जो हम अभी जो एडल्ट हैं वो खा सकते हैं। तो जो ओल्ड हो जाते हैं ना, जैसे दादा दादी, उनकी थोड़ी जो कंडीशन है वो बॉडी साइकिल थोड़ा चेंज सा हो जाता है, तो उनकी नीड, उनकी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल नीड, ठीक है, उनका ध्यान रखें। वो कौन है? जेरियाट्रिक्स। दिस वर्ड कंबाइन आइटेरिया विद ग्रीक जेरास। तो ये किससे बना है? जेरास। जेरास क्या होता है? ओल्ड एज। तो ओल्ड एज किसको डिनोट करता है? जेराज को, जेरास को। तो हमने कहा जेरी मतलब ओल्ड एज, आइटेरिया मतलब हीलिंग। तो जो ओल्ड एज के हैं उनकी जो मेडिकल हीलिंग करता है उसे हम कौन क्या बोलते हैं? जेरीएट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जेरीएट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जेरीएट्रिक्स। क्योंकि जेरास मतलब क्या होता है? ओल्ड एज। आपने कहीं देखा जेरी, आपको तुरंत याद आना चाहिए GERAS मतलब ओल्ड एज, आपको तुरंत याद आना चाहिए ओल्ड एज। ठीक, समझ गए? गुड। द स्पेशलिस्ट इट जेरिएट्रिशियन। तो हमने कहा इसका स्पेशलिस्ट कौन कहलाएगा? जेरिएट्रिशियन। हमने कहा जेरी मतलब ओल्ड एज, जेरिया, ठीक है। आइटेरियन, आइटेरियन मतलब इस मेडिकल हीलिंग, और ईसियन मतलब एक्सपर्ट। तो जो ओल्ड एज का एक्सपर्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे? जेरिएट्रिशियन, जेरिएट्रिशियन, ठीक है। क्योंकि देखो जेर मतलब ओल्ड एज, आइटेरिया मतलब हीलिंग, ठीक है, मेडिकल हीलिंग, और आईसीएन मतलब स्पेशलिस्ट। तो जेरिएट्रिशियन मतलब ओल्ड एज की जो बीमारी होती हैं उनका जो स्पेशलिस्ट होता है उससे हम जेरिएट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। इस और इस एडजेक्टिव जेरिएट्रिक, एडजेक्टिव क्या कहलाता है? जेरिएट्रिक। अब आप इन सबसे अभी एक्सरसाइज होंगी उन सबसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऑर्थोस, ऑर्थोस मतलब क्या होता है? इनको आपको यहाँ पे एक एक वर्ड मीनिंग लिखते जाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है, बुक अगर बुक हो तो पेंसिल से। तो ऑर्थोस मतलब क्या होता है? स्ट्रेट और करेक्ट, जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। तो ये ऑर्थोस मतलब स्ट्रेट और करेक्ट होता है। पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है। ये देखिए ये क्या है दोस्तों? रूट। मतलब ये जो वो वर्ड हैं जो शब्द में इस्तेमाल होता है, और अगर हम इनके मीनिंग ये जान जाएंगे तो हम शब्द का मीनिंग जान जाएंगे, ठीक है। तो रूट और उनका ये मीनिंग है। रूट माने जैसे कि ऑर्थो, ऑर्थोडोंटिस्ट है, अब ऑर्थो डोंटिस्ट, समझना। तो जो ऑर्थो का मतलब हम जान गए तो हम इस पूरे का मतलब जान जाएंगे। तो हमने कहा ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट, और डोंटोस मतलब क्या होता है? टूथ। तो जो दांतों को स्ट्रेट या करेक्ट करता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट, मतलब दांतों का स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट। इसलिए इनके मीनिंग जानना जरूरी है। तो हमने कहा ऑर्थोस मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, पेडोस मतलब चाइल्ड, ओडोंटोस मतलब टूथ, कार्डिया मतलब हार्ट, लोगोस मतलब साइंस या स्टडी, न्यूरॉन मतलब नर्व, एल्गोस मतलब पेन, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूरल्जिया, ठीक है, न्यूरोसिस। तो आप यहाँ पे एक एक वर्ड लिखते जाएं, और नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आठ वाक्य है। हाँ, ओसिस, ये लिखा है OSIS, ओसिस। ओसिस क्या होती है दोस्तों? एबनॉर्मल और डिसीज़ कंडीशन, ठीक है। तो एबनॉर्मल और डिसीज़ कंडीशन को हम ओसिस बोलते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे ओसिस लगा है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ओसिस लगा है तो आप समझ जाना वो डिसीज़ कंडीशन को दर्शा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए आइटिस, आइटिस, ये आइटिस इन्फ्लामेशन मतलब एक तरीके से सूजन या नस का लाल पड़ना एक तरीके से लग जाती है, तो ठीक है, सूजन आना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्वलोन, स्वलोन, ठीक है। तो आइटिस, तो आइटिस टेस्ट अगर लगाया समझ जाना इन्फ्लामेशन की बात कर रही है आप। तो ये याद रखो आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइकी, स्पिरिट माइंड सोल, ठीक है। साइकी को हम क्या बोलते हैं? स्पिरिट माइंड सोल। आइटेरिया मेडिकल हीलिंग, जरास ओल्ड एज। तो अगर आपको जरास पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे जेरिएट्रिशियन क्या होता है। तो जेरी मतलब ओल्ड एज, और आईसीएन मतलब एक्सपर्ट, तो ओल्ड एज का एक्सपर्ट जेरिएट्रिशियन, ठीक है, समझ गए? गुड। अब चलिए इनको हम प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो हमने कहा ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, इसके हिसाब से करना हो तो ऐसे कर सकते हैं ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स, ऑर्थोपीडिक्स,
ऑर्थोपीडिक्स, और डायरेक्ट ऐसे पढ़ना हो तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, ऑर्थोपेडिक्स। देखिए मैटर ये करेगा दोस्तों अभी आपको कि आप स्पेलिंग सही आना चाहिए, भले चाहे प्रोनाउंस थोड़ा गलत भी हो जाए, प्रोनाउंस तो आप बोलते बोलते एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम अगर फाइट करना है तो स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, राइट करेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक्स या ऑर्थोपीडिक्स, 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 ऑर्थोपीडिक, 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 और ऑर्थोपेडिक भी बोल सकते हैं, ऑर्थोपेडिक क्योंकि सिंपली पी ए पेडिक, पी ए पेडिक, तो इसलिए हम ये सब बोल सकते हैं। तो ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिया, यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑर्थोडोंसिया, ऑर्थोडोंसिया, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट, 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 ऑर्थोडोंटिक, 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 ऑर्थोडोंटिक। कार्डियोलॉजी, 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 कार्डियोलॉजिकल, 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 कार्डियोलॉजिकल। कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपके लिए बोला तो आपने सुना होगा, उसी तरीके से वीडियो रोक के अभी के अभी आप इन सबको मैंने जैसे बोला है और दो दो बार इन सबको बोलिए, ठीक है, तेज़ आवाज़ में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी है न्यूरोलॉजी, 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 न्यूरोलॉजी। अब इसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं न्यूरोलॉजी, 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 न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलजिया, न्यूरलजिया, 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 न्यूरिटिस, 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 न्यूरोसिस, 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 न्यूरोटिक, न्यूरोटिक, न्यूरोटिक। साइकोसिस, 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 साइकोटिक, साइकोटिक, साइकोटिक। साइकाइएट्री, साइकेट्री, साइकेट्री, साइकेट्री या साइकाइएट्री। इसके हिसाब से देखिए साइकाइएट्री, साइकाइएट्री या साइकेट्री, साइकाइएट्री, साइकेट्री, साइकाइएट्री, साइकेट्री, ठीक है। आपको जो उचित लगे वो आप प्रोनाउंस करना है, ठीक है। साइकाइएट्रिक, साइकाइएट्रिक, साइकेट्रिक, साइकेट्रिक। जेरिएट्रिक्स, 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 जेरिएट्रिशियन, 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 जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक। चलिए अब आती हैं इनकी एक्सरसाइज। तो इनको हम बहुत ध्यान से करना है और इनको बिल्कुल मतलब कोशिश करना है कि हम सही कर सकें, ठीक। तो नंबर पहला है ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स कौन होते हैं? नंबर 1 नर्व पेन, हमने कहा ये तो नहीं होते। नर्व तो न्यूरॉन का इस्तेमाल होना तो नहीं हुआ। हमने कहा स्पेशलिटी डीलिंग विथ मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, हमने कहा एल्डर तो ओल्ड एज वाले तो होते हैं। जेरोस, GER से शुरू होना था, हमने कहा नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। फिर हमने कहा तीसरा स्ट्रेटनन ऑफ टीथ, तो हमने कहा टीथ का तो होता है डेंटिस या एडोंटिस, तो हमने कहा टीथ का भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। फिर हमने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व, तो हमने कहा इन्फ्लामेशन के लिए ओसिस लगा होता है, ओसिस, तो हमने कहा यहाँ पे ओसिस नहीं लगा, तो ये भी नहीं है। फिर हमने कहा ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, तो हमने कहा यही होगा ऑर्थोपेडिक्स, मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। वैसे भी आप समझ गए, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, किसको करेक्ट? स्केलेटल जो आपका ढांचा है उसमें किसी हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल इसका कर्वेचर का, ठीक है, या घुटनों का, जॉइंट का। पेडिक्स मतलब क्या होता है? एक तरीके से बच्चों का करेक्ट करना भी होता है और अडल्टों का भी, मतलब किसी का भी जो जॉइंट, फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन या जॉइंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। इस सीधी सी बात है दोस्तों, हड्डियों का विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, हड्डियों का विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स कह सकते हैं, ठीक। मैंने आपके लिए आसान करने के लिए बना दिया, हड्डियों का विशेष बना नहीं दिया, होगा ही, हड्डियों का विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स। चलिए नेक्स्ट ऑर्थोडोंटिया। अब हमने कहा यहाँ पे बात की जा रही है ओडोंटिया। ओडोंटिया मतलब क्या होता है? हमने देखा एडोंटोस होता है, एडोंटोस मतलब टूथ होता है, टीथ। तो ओडोंटिया मतलब यहाँ पे टीथ का यूज किया गया है, ठीक है।
तो हमने कहा आप देखो टीथ कहाँ पे है, तो हमने कहा ये है स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। न्यूरल्जिया, हमने कहा अल्जिया मतलब पेन होता है, न्यूर मतलब नर्व का पेन, तो यहाँ पे देखो नर्व का पेन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। हमने कहा न्यूरोइटिस, न्यूरिटिस। अब देखिए हमने कहा न्यूरिटिस क्या होता है, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व। हमने देखा था इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व के लिए ITIS ये लगा हो, मैंने OSIS बताया था, वो दूसरी चीज़ के लिए था, लेकिन ITIS लगा हो तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस। और जो OSIS होता है वो डिसीज़ कंडीशन के लिए हो जो होता है। लेकिन अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन वर्ड दिख जाए ना आपको, इन्फ्लामेशन, जैसे कि यहाँ पे ITIS लगा है और ये इन्फ्लामेशन, तो ITIS इटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो हमने अभी देखा ऑर्थोपेडिक्स मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ऑर्थोडोंटिया मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ठीक है। न्यूरल्जिया नर्व पेन, न्यूरिटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व, और जेरी मतलब ओल्ड एज का जो इस, और आइटेरिया मतलब हीलिंग, तो ओल्ड एज की हीलिंग करता हो, मेडिकल हीलिंग करता हो या मेडिकल इलाज करता हो। जेरियाट्रिक्स मतलब ओल्ड एज वालों का, तो जेरियाट्रिक्स मतलब कौन है, स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली मतलब बुढ़ापे की, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना हमने सही भरी हैं या, ठीक है, एक बार चेक करना अच्छे होता है। नेक्स्ट चलिए देखिए अब आगे बात आती है कार्डियोग्राम। तो हमने कहा इंस्ट्रूमेंट कार्डियोग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझना पड़ेगी, कौन सी बात समझना पड़ेगी, कि कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कार्डियोग्राम क्या होता है और कार्डियोग्राफ क्या होता है। अभी तक आप ये मैंने आपको बताया था इन दो वर्ड में मुझे तक कन्फ्यूजन होता है। मेरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये दो ही वर्ड हैं, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। कभी कार्डियोग्राम को कार्डियोग्राम के काम को कार्डियोग्राफ बोल देता हूँ, कार्डियोग्राफ के काम को कार्डियोग्राम बोल देता हूँ, ठीक है। पर कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ अलग होते हैं। जैसे कि क्या होता है कार्डियोग्राम, क्या होता है, तो हमने कहा कार्डियोग्राम वह होता है जो हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट क्या है, कार्डियोग्राम है। हमने कहा कार्डियोग्राफ क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट, जो हार्ट बीट को जो रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो उसको रिकॉर्ड करके रखता है उसे हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। समझ गए, जो इस हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो हमारे दिल पे जो हार्ट के ऊपर जो मशीन रखाती है वो कार्डियोग्राफ है, और जो पास में जो मशीन चलती है वो टू 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 वो लाइन बनाती है ऐसी ऐसी, वो आपने देखा होगा, वो कार्डियोग्राम है, ठीक है। सीधी सी बात है। न्यूरोसिस, अभी न्यूरोसिस हमने कहा डिसीज कंडीशन, नर्व की डिसीज कंडीशन, क्योंकि ओसिस लगा है मतलब डिसीज कंडीशन, और आगे लगा है न्यूरॉन तो मतलब नर्व। तो नर्व की डिसीज कंडीशन कहाँ है, जल्दी देखो। तो हमने कहा नर्व की डिसीज कंडीशन होगी तो सीधी सी बात है मेंटल अनबैलेंस होगा। तो मेंटल अनबैलेंस है तो इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा मेंटल अनबैलेंस के लिए तो हमने पढ़ा था कि साइकोसिस होता है, ठीक है। तो ये होगा इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्या होगा, न्यूरोसिस मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, साइकोसिस। अभी नहीं आएंगे दोस्तों, ये जब आप एक आध बार खुद से भी पढ़ोगे ना तभी आप ये मिला पाओगे। इतना आसान नहीं, क्योंकि एक से बढ़ वो देते हैं और हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत दिमाग का इस्तेमाल होता है। जैसे साइकोसिस कौन होता है, जल्दी बताएं। साइकोसिस होता है मेंटल अनबैलेंस को हम साइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, मैंने आपको बताया था न्यूरोसिस इमोशनल डिस्टर्बेंस और साइकोसिस मेंटल अनबैलेंस, मतलब जिनको रियलिटी से कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है वो साइकोसिस हैं, और जो न्यूरोसिस होते हैं इमोशनली डिस्टर्बेंस होते हैं, इमोशनली मतलब ठीक नहीं होते, वो न्यूरोसिस होते हैं। साइकेट्री क्या होते हैं, साइकाइट्री या साइकेट्री ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो पर्सनालिटी के जो डिसऑर्डर हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उसे हम साइकेट्री बोलते हैं या साइकाइट्री बोलते हैं, ठीक। एक बार आप चेक कर लें ज़रूर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट आर मोस्टली मैन। हमने कहा मैन नहीं होते, गायनेकोलॉजी से ही समझ में आ रहा है वुमन,
तो हमने कहा ये नो करो ना, ट्रू क्यों कर दिया मैंने। तो हमने कहा ये गायनेकोलॉजी से ही समझ में आ रहा है, मूवमेंट तो ये फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेन का बोला है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट मरीज होते हैं वो क्या मेन होते हैं, ज़्यादातर मेन होते हैं। हमने कहा ज़्यादातर मेन नहीं, ये ज़्यादातर फीमेल होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मेन नहीं होते। ये माइक निकल गया, इसको लगा लो, ठीक। नेक्स्ट चलिए, ऑर्थो नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आई डिसीज। हमने कहा ट्रू, हाँ, ऑप्थेमोलॉजी ऑप्थाल्मोज मतलब होता है आइस, और लॉजी मतलब साइंस या स्टडी। तो आँखों की जो साइंस या स्टडी है आइस की, उसे ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, ट्रू। ऑर्थोपेडिक्स इज़ द स्पेशलिटी डीलिंग विद द बोन्स ऑफ जॉइंट। हमने कहा ऑर्थोपेडिक्स, यस, ऑर्थो मतलब करेक्ट, पेडिक्स मतलब फुट, और तो ट्रू है ये, ठीक है, जॉइंट और बोन्स का। नेक्स्ट क्या है, पांचवा, अ कार्डियक, चौथा, अ कार्डियक पेशेंट हैज़ हार्ट एलिमेंट। हमने कहा यस, कार्डियक से ही समझ में आ रहा है हार्ट, तो ये हार्ट की बात कर दी इसलिए ट्रू। अ पर्सन विद अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिया। हमने कहा यस, ऑर्थो मतलब करेक्ट करना, ओडोंटो मतलब टीथ को, तो वो अगर जिसकी मतलब दांत सही नहीं है, जो सही से काट नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, वो किसके पास जाए, ऑर्थोडोंसिया के पास जाए, उससे उसको आराम मिल सकता है, तो ये ट्रू है। न्यूरल्जिया इज डिसीज ऑफ द बोन। क्या न्यूरल्जिया जो है बीमारी है हड्डियों की। हमने कहा न्यूरल्जिया समझ में आ रहा है नर्व, तो नर्व की बीमारी है ये, तो हड्डियों की नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया फॉल्स, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स। अरे फॉल्स पे टिक नहीं लग रहा है यार देखना, ये फॉल बताओ क्या बात है, सर्दी में काम नहीं कर रही, ये फॉल्स, ठीक है। सातवां क्या है, न्यूरोसिस इज़ द सेम एज साइकोसिस। हमने कहा न्यूरोसिस क्या सेम होते हैं जैसे कि साइकोसिस, जल्दी बताएं। तो हमने कहा न्यूरोसिस एक अलग चीज़ है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, और साइकोसिस जो है ये सातवां, न्यूरोसिस एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है और साइकोसिस एक मेंटल अनबैलेंस है। तो हमने कह दिया ये सातवें का क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरेटिस इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व। पहले इस सबको साफ कर लें, हाँ, अब सातवें से हम शुरू करते हैं, ठीक, ये सातवां, न्यूरोसिस इज़ द सेम एज साइकोसिस, ये तो हो गया फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, न्यूरिटिस इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व। हमने कहा हाँ, जहाँ ITIS लग जाए इटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। साइकाइट्री या साइकेट्री इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद द मेंटल इमोशनल एंड पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस। हमने कहा यस, ट्रू होता है, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस को साइकाइट्री ही सही करता है। नेक्स्ट क्या, अ कार्डियोग्राफ इज़ अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। क्या कार्डियोग्राफ डिवाइस होता है जो रिकॉर्ड करता है हार्ट बीट को। मैंने कहा था यस, जो दिल पे रखते हैं, धड़कन जो सुनता है वही कार्डियोग्राफ है, ठीक है। 11वां है, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू रिलीव टेंशन फियर एंड इनसिक्योरिटीज़। हमने कहा यस, साइकाइट्री जो होता है ना, वो ट्रीटमेंट ऐसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, वो हमें रिलीफ देते हैं, मुक्त करते हैं चिंताओं से, फियर डर से, इनसिक्योरिटीज़ असुरक्षा से, ठीक। तो 11वें का भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब 12वां, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन पेडियाट्रिक्स हैज़ वेरी ओल्ड पेशेंट। हमने कहा नहीं, ओल्ड मतलब जेरी, तो जेर यहाँ पे जेरास हमने देखा था ना, ओल्ड मतलब जेरास, तो यहाँ पे GER की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो किसकी है, पेडियाट्रिक्स, तो पेडोज मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड की जो मेडिकल हीलिंग का जो एक्सपर्ट हो वो पेडियाट्रिक्स है। यहाँ पे तो उन्होंने ओल्ड की बात कर ली, तो चाइल्ड तो ओल्ड होते ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। अब ये फॉल्स पे लग जा, समझ जाना यार, फॉल्स पे टिक ही नहीं लग रहा, ये फॉल्स हो गया, ठीक। जेरी, अब यहाँ पे देखिए जेरी ओल्ड एज है, जेरान मतलब कि जेरास मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, ईसियन मतलब एक्सपर्ट, इज़ वेरी यंग पेशेंट। अब देखिए ओल्ड है यहाँ पे और यंग बोल दिया, मतलब ये गलत हो गया, ये तो ओल्ड पेशेंट होते हैं, इनको यंग पेशेंट क्यों बोल रहा है, ठीक। तो ये होगा, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड बनना है, मैं आपको बताता जाऊँगा, आपको खुद से पेंसिल से इसको भरना है, चाहे देख के आए, चाहे बगैर देखे आए या ना आए, लेकिन आपको भरना जरूर है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट, नर्व पेन न्यूरल्जिया, ठीक है। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट, ऑर्थो,
ऑर्थो, जल्दी बोलें, मेडिकल स्पेशलिस्ट डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट, ऑर्थोपेडिक्स। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल इलनेस, साइकेट्री। ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व, न्यूरिटिस। ठीक है। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, न्यूरोसिस। ठीक। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, न्यूरोसिस। मेंटल अनबैलेंस साइकोसिस या साइकोटिक भी बोल सकते हैं। मेंटली अनबैलेंस्ड कौन होता है? साइकोटिक। जो साइकोटिक पीपल होते हैं, साइकोटिक पर्सन कौन होता है? मेंटली अनबैलेंस होता है। मैंने कहा यू आर साइकोटिक पर्सन, तो मतलब तो मेंटली अनबैलेंस व्यक्ति हो। ठीक है। परटेनिंग टू द हार्ट, जो हार्ट को डिनोट कर दे वो कार्डियक, जो हार्ट को डिनोट करे वो कार्डियक। ठीक है। स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, तो एल्डरली मतलब जेरी, तो जेरियाट्रिक्स। ठीक। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड हार्ट एक्शन, जो वह यंत्र जो धड़कन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, समावेशित करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोग्राफ। क्या बोलेंगे? कार्डियोग्राफ। ऊपर वाले का है ये कार्डियोग्राफ। ठीक है। रिकॉर्ड प्रोड्यूस बाय सच एन इंस्ट्रूमेंट, और जो वह यंत्र जो इस रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है? कार्डियोग्राम। वो कौन होता है? कार्डियोग्राम। ठीक। तो एक बार आप खुद से इनको भरें। स्पेशलिटी इन फीमेल एलिमेंट, तो हमने कहा फीमेल एलिमेंट गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। ये चार में से एक में सही टिक करना है। तो हमने कहा फीमेल मतलब गायनी मतलब वूमन, वूमन मतलब फीमेल, वूमन है तो फीमेल तो होएगी, तो गायनेकोलॉजी। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन डिसीज, जो चिल्ड्रन की डिसीज का स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है? पेडिट्रिशियन। ठीक है। पेडोज मतलब चाइल्ड, और टिशियन मतलब आईसीएन मतलब क्या है? स्पेशलिस्ट। तो पहले का भी बी और दूसरे का भी बी। तीसरे का स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज़, तो ये आई मतलब आँखें, आँखें मतलब ऑप्थाल, और जे भी आँखों से रिलेटेड है, जे भी आँखों से रिलेटेड है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है, मतलब पर्सन, तो IST लगा है, पर्सन। ठीक है। ये स्पेशलिस्ट ये भी होता है, ये भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्थामोलॉजिस्ट आएगा, ध्यान रखना एक बात, नहीं ऑप्टिशियन रख दो, क्योंकि ऑप्टिशियन पता है कौन होते हैं? ऑप्टिशियन बस चश्मे बनाते हैं। ठीक है। जो ऑप्थामोलॉजिस्ट लिख के देगा, ऑप्टिशियन बस फ्रेम में बस लेंस को लगाते हैं। ठीक है। कोई भी ऑप्टिशियन हो सकता है, कोई भी अच्छी चश्मे की दुकान खोल के बैठ जाए तो वो ऑप्टिशियन। ठीक है। तो स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज, ऑप्थामोलॉजिस्ट, ये बी भी हैं सबके। ठीक है। चौथा, स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो इमोशनल डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है? जल्दी बता। स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो हमने कहा साइकेट्रिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है इमोशनल डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, जो ओल्ड एज के एल्डरली लोग हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कौन करता है? जेरिएट्रिक। जेरी मतलब ओल्ड एज। ठीक है। तो इन सबको हटा के जेरिएट्रिक। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, तो हमने कहा ऑर्थोडोंटिया। ऑर्थोडोंटिक सही है दोस्तों, सी ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है। ये है ऑर्थोडोंसिया, इस गलत छप गया। तो जो ऑर्थोडोंटिक्स होता है वो दांतों को स्ट्रेट करता है। ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? जल्दी बताएं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो हमने कहा न्यूरिटिस तो होता है इन्फ्लामेशन, न्यूरल्जिया होता है पेन, जो नर्व का पेन, तो बच्चा कौन? न्यूरोसिस। यही होगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। मेंटली अनबैलेंस्ड, तो जो मेंटली अनबैलेंस्ड कौन होते हैं? जल्दी बताएं। हमने कहा न्यूरोटिक कौन होते हैं? इमोशनली अनबैलेंस। साइकोटिक कार्डियक कौन होते हैं? हार्ट एलिमेंट, तो बच्चा कौन? साइकोटिक। यही कौन होंगे? मेंटली अनबैलेंस। तो एक एक टिक कर दूं, ये हो गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, मेंटली अनबैलेंस्ड, साइकोटिक। ठीक है। और अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो पेडागॉग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को क्या बोलते हैं? पेडागॉग। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका हूँ। पेडागॉग मतलब अब ऐसी एक्सरसाइज आएंगी, कुछ पिछले सेशन के वर्ड आएंगे, कुछ इसी सेशन के वर्ड रहेंगे, तो इसलिए आप मेरे पुरानी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने बहुत मज़े से बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक।
तो आप इनका एक बार मीनिंग पता करें। हमने कहा इंटरनस डॉक्टर, पेडोस चाइल्ड, ठीक है। इन्होंने एक टेस्ट लिया है कि आप कब तक याद रहता है। पेडिस फूट, ठीक है। एगागोस लीडिंग, डेमोस प्यूपल, डर्मा स्किन, हाइपो अंडर स्किन, ठीक है। ऑप्थेमोलोज आइज, ऑकुलस आइज, ऑप्सिस ऑप्टिकोस, ठीक है। एक तरीके से आइज को डिनोट करता है ये भी। मेट्रोन मेजरमेंट, ऑर्थोस करेक्ट स्ट्रेट, ओडोंटोस टीथ, कार्डिया हार्ट, लोगोस साइंस स्टडी, न्यूरॉन नर्व, एल्गोस पेन, साइकी माइंड, स्पिरिट सोल, ठीक है। आइटेरिया मेडिकल हीलिंग, जेरास ओल्ड एज। तो आपको नहीं आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। ये इनसाइड होगा, ठीक है, पहले वाले का। बाकी सब तो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपका दिमाग लगाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ दे दी। क्या दे दी? दिमाग लगाने के लिए। कैसे दिमाग लगाने के लिए? जैसे कि उन्होंने कहा अब आप रूट सीख चुके हो, सब कुछ सीख चुके हो, तो आप इन वर्ड को कुछ बनाइए। तो हमने कहा क्या बनाना है? तो उन्होंने कहा थिंकिंग ऑफ द टीचर ऑफ अमे, जो नए नौसिखिया एटोमोलॉजिस्ट हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन। क्या? थिंकिंग ऑफ द रूट ओडोंटोस। तो ओडोंटोस के बारे में सोचिए। थिंकिंग ऑफ द रूट ओडोंटोस, आप ओडोंटोस के बारे में सोच रहे हैं, जिसका मतलब क्या है? टीथ। ओडोंटोस मतलब टूथ, और पेडोस मतलब चाइल्ड। तो अब इससे एक वर्ड बनाइए। फिर एट द मीनिंग ऑफ पेडोंसिया। तो ये फिर से उन्होंने गलत कर दिया, ये पेडोंटिक्स होगा। पेडोंटिक्स क्या होगा? सॉरी, रुकिए मैं इसको सही से कर दूं, लिख दूं। PAE पे डो डोन टिक्स, पेडोडोंटिक्स। तो इसको काट ले, ठीक है, और इसको लिख ले। तो वो बोल रहे हैं थिंकिंग ऑफ द रूट ओडोंटोस। हम ओडोंटोस जानते हैं टीथ, और पेडोस मतलब चाइल्ड। तो हमें इसका मतलब बताना है। तो पेडोंटिक्स कौन होंगे? पेडोंटिक्स कौन होंगे? तो हमने कहा पेडोस मतलब चाइल्ड, और ओडोंटो मतलब टीथ। और तो जो बच्चों के टीथ का स्पेशलिस्ट होते उसे कौन बोलते हैं? पेडोंटिक्स। क्या बोलते हैं? पेडोंटिक्स। क्या बोलते हैं? पेडोंटिक्स। कौन होता है पेडोंटिक्स? जो बच्चों के टीथ का स्पेशलिस्ट हो वो पेडोंटिक्स, ठीक। यहाँ पे हमने ये मतलब पता कर लिया। अगर आपको इन मतलब का डिटेल में जानना है तो इसी बुक का चैप्टर 18 में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, रिकॉल द रूट कार्डिया। कार्डिया मतलब हम जानते हैं हार्ट होता है। कार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट, रूट। और एल्गोज मतलब होता है पेन। तो यहाँ पे हो गया कार्डियल्जिया मतलब हार्ट का पेन, हार्ट का एक्यूट पेन। जो कभी कभी हार्ट में एक्यूट पेन होता है ना, जिसे हम बोलते हैं दिल का दौरा या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को कार्डियल्जिया भी बोल सकते हैं, ठीक। हार्ट अटैक मतलब एकदम दिल में एकदम से पेन होना, एक एक्यूट पेन होना, ठीक है। तो कार्डियल्जिया बोलते हैं, कार्डियल्जिया, कार्डियल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑफ ओडोंटल्जिया। तो हमने कहा ओडोंटो मतलब टीथ, और अल्गोज मतलब पेन। तो जो दांत का पेन है, दांत का जो दर्द होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओडोंटल्जिया, ठीक है। तो टूथ पेन को हम क्या बोलते हैं? ओडोल्जिया। जैसे कि हेडेक होता है, हेडेक। तो हेडेक मतलब होता है एकदम सिर का दर्द, ठीक है। वैसे ओडोंटल्जिया क्या होता है? एक तरीके से टूथैक होता है, टूथैक। इसको मतलब एक तरीके से दांत का दर्द, एक तरीके से हम कह सकते हैं TOTHACHE, ठीक है। आप तो इतना समझ लीजिए, दांत का दर्द, TOTHACHE, टूथैक, ठीक है। क्या है? TOO टूथ हो गया, और ACH टूथैक, ठीक है, दांत का दर्द, ठीक है। तो ओडोंटल्जिया ये होता है। और ये उन्होंने कहा इसका और बनाइए। तो हमने कहा नोस्टोज इज द ग्रीक वर्ड फॉर रिटर्न। तो यहाँ पे नोस्टोज है ना, NOSTOS, नोस्टोस, ये ग्रीक वर्ड है। इसका ग्रीक का ये वर्ड है नोस्टोस। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न, मतलब बैक, एक तरीके से रिटर्न होना कहीं से। तो नोस्टोस अ रिटर्न होम। तो कहाँ पे? स्पेशली होम रिटर्न होने को हम ग्रीक में क्या बोलते हैं? नोस्टोस। तो
तो जो कहीं गया हो और जो रिटर्न आए होम को, तो उसे हम नोस्टोस बोलते हैं। नोस्टोस मतलब होता है द ग्रीक वर्ड फॉर अ रिटर्न, और रिटर्न मतलब कहाँ, वो भी घर वापसी। कैन यू कंबाइन दिस रूट विथ एल्गोज, क्या आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं एल्गोज मतलब पेन के साथ, तो जिससे एक शब्द बन जाएगा कंस्ट्रक्ट द इंग्लिश वर्ड मीनिंग होम सिकनेस। तो हमने कहा, अब देखिए हमने कहा नोस्टोस, तो हमने सबसे पहले लिखो NOST नोस्ट, ठीक है। अब हमने कहा एल्गोस, तो हमने कहा एलजिया, एल्गोस से एलजिया। तो नोस्टल्जिया मतलब होम सिकनेस, तो होम सिकनेस को क्या बोलते हैं, नोस्टल्जिया। होम सिकनेस मतलब जैसे कि दोस्तों आप पढ़ने दिल्ली, बम्बई, कोलकाता जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, फिर आप वहाँ पे रुके, आपको घर की याद आती है, बार बार ऐसा मन होता है घर पे चले जाएं, ठीक है, घर लौटने का मन करता है, आपको बहुत रोना आता है, दर्द होता है, ठीक है, तो वो एक होम सिकनेस है। और होम सिकनेस, दर्द होना मतलब नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो होम सिकनेस को हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया भी बोल सकते हैं आप, होम सिकनेस भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो अगर आपको कहीं मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कब लगा पाएंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आंसर इन सब के और कहाँ मिलेंगे आपको, चैप्टर 18 में डिटेल में आप जाकर जरूर चेक करना, ठीक। अब आ गई मस्त चीज़, ठीक है। तो अब मस्त चीज़ आ गई मतलब दिमाग को रिफ्रेश। देखिए उन्हें पता है कि लंबा सेशन था और दिमाग लगाना पड़ा था, तो उन्होंने कहा मोटिवेशन तो देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑथर बहुत सही है, चालाक ऑथर है। तो मतलब जहाँ पता चलता है गिव अप कर देंगे, वहीं पे मोटिवेशन दे देता है। जैसे कि टू कीज टू सक्सेस, दो चाबियाँ सफलता की। सेल्फ डिसिप्लिन पहली चाबी, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, दूसरी चाबी जो है परसिस्टेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, यू कैन अचीव आ सुपीरियर वोकेबलरी, आप एक सुपीरियर वोकेबलरी हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इन आ फिनोमिनली शॉर्ट टाइम, वो भी एक फिनोमिनली शॉर्ट टाइम में, ठीक है। गिवन सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस, वो भी कैसे, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन और परसिस्टेंट रखकर, कैसे। द ग्रेटेस्ट aid in building self-discipline is I have said a matter of devising a practical and compatible schedule for yourself and then keeping to the schedule। वो ये कहना चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट एड इन बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपको आत्म अनुशासन मतलब बिल्ड करना है, अपने अंदर आत्म अनुशासन लाना है, तो सबसे सही है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एक टाइम शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, तो आप में आत्म अनुशासन आ जाएगा, ठीक है। दैट स्केड्यूल मेक श्योर टू कंप्लीट एट लीस्ट वन सेशन ईच टाइम, यह सुनिश्चित करें कि एक समय में कम से कम एक सेशन को कंप्लीट जरूर करें, ठीक है, प्रत्येक बार में। यू पिक, जैसे कि अभी हम हर वीडियो में एक सेशन कर रहे हैं ना, उसी तरीके से वो कह रहा है कम से कम एक सेशन करें, ठीक है। ईच टाइम यू पिक अप द बुक, जब भी आप बुक को उठाएं, एंड ऑलवेज डिसाइड एग्जैक्टली व्हेन यू विल कंटिन्यू विथ योर वर्क बिफोर यू पुट द बुक डाउन। तो आप उस एंड ऑलवेज डिसाइड, हमेशा डिसाइड करें, निश्चित करें, एग्जैक्टली व्हेन यू विल कंटिन्यू विथ योर वर्क, कि आप कब आपका जो छोड़ रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू होंगे, काम के साथ। बिफोर यू पुट द बुक डाउन, जैसे कि सीधी सी बात है, इस वीडियो को मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो मुझे डिसाइड करना चाहिए अभी कि मैं कल 8 बजे वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही अब आप ये बुक रखोगे पढ़ के, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि कल 8 बजे मैं इस बुक को उठाऊंगा और मैंने सेशन 6 पढ़ लिया, सेशन 7 से शुरू करूंगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ही आप बुक रखें, सोच लें कि हाँ कल 8 बजे मुझे इसको पढ़ना है, इसके बाद ही बुक को रखें, ठीक है। देयर मे बी पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, यहाँ मैं भी मतलब शायद मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये कठिनाई का समय है, ठीक है। देन इज़ द टाइम टू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट सेल्फ डिसिप्लिन,
तो यही जो है ना, यही जो कठिन परिश्रम है, कठिन समय है, ये ग्रेटेड डिसिप्लिन को लाएगा अपने अंदर, एग्जर्ट करेगा, लाएगा ग्रेटेड डिसिप्लिन को, एक महान आत्म अनुशासन को आपके अंदर। ये कठिन कठिनाई का जो समय है, और उस कठिनाई के समय में अगर आप पढ़ते रहे, स्केड्यूल के हिसाब से चलते रहे, उस कठिनाई के समय में जहां आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो, सबसे ज़्यादा महसूस हो, मेहनत हो रही है, तो वही आपके अंदर एक ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन लाएगा, और वो ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक दिन सक्सेस जरूर बनाएगा। द मोस्ट डिटरमाइंड परसिस्टेंट फॉर एवरी पेज दैट यू स्टडी विल हेल्प यू अटेन अ मास्टरी ओवर वर्ड। जो हर एक पेज आपने जो पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा मास्टरी अटेन करने में, एक मास्टर बनने में, किसके, वर्ड्स का। एवरी डे दैट यू वर्क विल एड टू योर स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वर्ड। हर दिन आप काम करेंगे, हर दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मजबूत होगी, और आप इन शब्दों को यूज करना सीखेंगे। एंड ऑफ सेशन 6। Goodbye my dear friends. If you are new in our channel, please subscribe and like and write the comment in below for me. Thank you so much. We will meet in next video.